शहर से इस छोटे से कस्बे में रहने आया था। उसने देखा कि एक मजदूर उसे लगातार घूर रहा है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वो आदमी बहुत कम बोलता था। वो ईथन था, जो बेहद शर्मीला था और जेना के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जेना बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल लड़की थी। उसे ईथन के दिल की बात समझ आ गई थी, इसलिए वो खुद ही कुछ गिलास जूस लेकर उन मजदूरों के पास पहुंच गई जो उसके पिता का घर बना रहे थे। जब उसने देखा कि ईथन चुपचाप जूस पी रहा है, तो जेना ने ही बात शुरू की। तुम क्या कर रहे हो? मेरा काम तो ठीक चल रहा है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं, उसने धीरे से कहा। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया और मौका मिलते ही वहां से खिसक गया। उसकी इसी खामोशी ने जेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही जेना का घर बनकर तैयार हो गया। जब जेना अपना सामान शिफ्ट कर रही थी, तब उसने खेत में ईथन को काम करते देखा। उसने तुरंत अपनी घोड़ा गाड़ी पर रखे पियानो पर एक बहुत ही प्यारी धुन बजाई। ईथन गांव में पला बढ़ा था और उसे संगीत की ज्यादा समझ नहीं थी, फिर भी उस पियानो की आवाज ने उसका मन मोह लिया। उसे अपने दिल में एक अजीब सी मिठास महसूस होने लगी। जेना के पिता एक पादरी थे। उनके स्वागत में कस्बे के लोगों ने एक बड़ा समारोह रखा था। जेना ने देखा कि ईथन खिड़की के बाहर खड़ा होकर चुपके से उसे देख रहा है। वो अपना गिलास लेकर बाहर गई और ऐसे नाटक किया जैसे उसने अचानक उसे देखा हो। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन ईथन इतना कम बोलता था कि बातचीत आगे ही नहीं बढ़ पाती थी। वो बस जेना को देखता रहता और जेना किसी तरह बातें ढूंढती ताकि वहां शांति और अजीब सा माहौल न बन जाए। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार मिले, लेकिन बातें अब भी कम ही होती थी। फिर एक दिन ईथन ने हिम्मत जुटाई और जेना के लिए संगीत की एक किताब लेकर आया। जेना के पिता ने उसे घर के अंदर आने का न्योता दिया, लेकिन शर्मीले ईथन ने काम का बहाना बनाया और जाने लगा। जेना ने मौका देखकर तुरंत उसे रोक लिया। दोनों ने जेना के पिता के साथ पहली बार 5 मिनट से ज्यादा का समय बिताया। ईथन के जाने के बाद जेना ने खुशी खुशी वो किताब खोली, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अंदर ईथन की एक तस्वीर थी। उस पल जेना समझ गई कि यही ईथन का प्यार जताने का तरीका है। वो बाहर से जितना शांत था, उसके अंदर उतना ही ज्यादा प्यार उमड़ रहा था। लेकिन जब जेना को लगा कि अब उसकी प्रेम कहानी शुरू होगी, तभी देश में गृह युद्ध छिड़ गया। ईथन को भी दूसरे युवाओं की तरह सेना में भर्ती होना पड़ा। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी दिन दोपहर को जेना पहली बार खुद चलकर ईथन के घर गई। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने ईथन का दरवाजा खटखटाया। उसने उसे एक किताब और अपनी एक तस्वीर तोहफे में दी। ईथन हमेशा की तरह खामोश था। उसे चुप देखकर जेना को थोड़ी निराशा हुई और वो मुड़कर जाने लगी। लेकिन जुदाई की घड़ी करीब थी, तो ईथन ने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाई। उसने जेना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमकर अपने प्यार का इजहार किया। बाहर बैंड बजने लगा था और दोस्तों के बुलाने पर ईथन भारी मन से जेना से विदा हुआ। तभी जेना ने भी अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। जेना की बात सुनकर ईथन कुछ नहीं बोला और बस धीरे से मुड़कर चला गया। उन्हें लगा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी और वे फिर मिलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जुदाई बहुत लंबी होने वाली है। ईथन के जाने के बाद जेना दिन गिनने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीने बीत गए। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और भी भयानक होती जा रही थी। ईथन की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी। ऊपर से जेना के खेत में काम करने वाले 6 मजदूर भी रात के अंधेरे में भाग गए ताकि वे आजादी की लड़ाई लड़ रही उत्तरी सेना में शामिल हो सके। जेना के लिए सबसे दुखद घड़ी तब आई जब कुछ दिनों बाद उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। इस दुनिया में उसके पिता ही उसके सब कुछ थे। उनके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब ईथन की यादें ही उसके जीने का इकलौता सहारा थी। वो रोज कस्बे के नोटिस बोर्ड पर शहीद सैनिकों की लिस्ट देखने जाती और दिल में दुआ करती कि उसमें ईथन का नाम न हो। उसने ईथन को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। पिता के जाने के बाद वो लड़की जो हमेशा लाड़ प्यार में रही थी और सिर्फ पियानो बजाना जानती थी, उसकी हालत बदतर होती गई। जल्द ही उसके पास जमा पैसे भी खत्म हो गए। भूख मिटाने के लिए उसने घर के मुर्गे को मारने की कोशिश की, लेकिन मुर्गा हाथ आने के बजाय उसने जेना के हाथ पर ही काट लिया। वहां से भागते वक्त उसे चोट भी लग गई। किस्मत अच्छी थी कि कस्बे के लोग उसके पिता के नेक कामों को याद करते थे और अक्सर उसके लिए खाना भेज दिया करते थे। लेकिन जेना का स्वाभिमान उसे ये सब लेने से रोकता था, इसलिए वो अक्सर छिप जाया करती थी। जिंदा रहने के लिए उसने अपने पिता की सबसे प्यारी घड़ी भी खाने के बदले देने की कोशिश की। दयालु दुकानदार ने उसकी घड़ी नहीं ली और उसे थोड़ा मांस मुफ्त में दे दिया। जेना का दिल भराया और उसने वादा किया कि वो बाद में इसके पैसे जरूर चुकाएगी। उसके पड़ोसी भी उसे अक्सर खाने पर बुलाते थे। असल में जेना के पिता ने उसके लिए काफी जायदाद छोड़ी थी, लेकिन जंग की वजह से उन कागजों की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी। खेत भी मजदूरों के भाग जाने की वजह से बंजर हो चुके थे। वक्त ईथन की यादों और गरीबी की मार झेलते हुए गुजर रहा था। तभी एक दिन रूबी नाम की एक लड़की उसके पास आई। रूबी पड़ोस के कस्बे में पली बढ़ी थी। उसका बाप शराबी था और उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो इधर उधर भटक रही थी। जब उसे पता चला कि जेना को खेत में मदद की जरूरत है, तो वो खुद काम मांगने पहुंच गई। जेना ने घबराकर कहा कि उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन रूबी ने कहा कि वो बिना पैसों के काम करेगी, बस उसे छत और खाना चाहिए। रूबी ने शर्त रखी कि काम के वक्त जेना को भी उसका हाथ बंटाना होगा। जेना ने भी सोचा कि अब आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रूबी ने जेना को जगा दिया। जेना को खेत में इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी और वह जल्द ही चिड़चिड़ी होने लगी। तब रूबी ने उसे समझाया कि वो जिस दुनिया की बात कर रही है वो ऐशो आराम की थी, लेकिन अब सवाल जिंदा रहने का है। रूबी की बात जेना के दिल को छू गई। उसके बाद वो रोज जी तोड़ मेहनत करने लगी। बीज और सर्दियों के राशन के लिए जेना ने अपना फर्नीचर और यहाँ तक कि अपना सबसे प्यारा पियानो भी बेच दिया। रूबी की मदद से जेना की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। एक दिन वो अपनी मेहनत से उगाई सब्जियां लेकर अपने पड़ोसियों के पास गई, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। उनकी खामोशी में जैसे कोई गहरा राज छिपा था। जेना को हैरानी तो तब हुई जब हमेशा स्वागत करने वाले पड़ोसियों ने उसे घर के अंदर तक नहीं बुलाया। अगले दिन दोपहर को जब जेना खेत में थी, उसे पड़ोसियों के घर से गोली चलने की आवाज आई। वे दोनों भागकर वहां पहुंची तो देखा कि आंगन खाली पड़ा है, लेकिन कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टंगी लाल चादर ने जेना का ध्यान खींचा। जैसे ही उसने चादर हटाई, उसने देखा कि पड़ोसी की जान जा चुकी थी और उसे वही लटका दिया गया था। वही पास में एक महिला पड़ोसी तड़प रही थी, जिसके हाथ लकड़ी के भारी बाड़े के नीचे दबे थे। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को उठाया और उस महिला की जान बचाई। असल में कस्बे की सुरक्षा टीम को पता चला था कि उस महिला के 2 बेटे सेना छोड़कर भाग आए हैं, इसीलिए टीम का कैप्टन तलाशी लेने के लिए उनके घर में घुस आया था। घर के मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सामने बहुत ज्यादा लोग थे।
वो आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी इस कोशिश ने कैप्टन का शक और गहरा कर दिया। आखिरकार झड़प हुई और उस आदमी को भगोड़ों को शरण देने के जुर्म में वही मार दिया गया। उसकी पत्नी को भी रस्सी से बांधकर बाड़े के नीचे दबा दिया गया। कैप्टन ने अपने आदमियों से कहा कि वे उस लकड़ी पर कूदें ताकि वो महिला दर्द से चिल्लाए। वे चाहते थे कि माँ की चीखें सुनकर उसके दोनों बेटे बाहर निकल आए, और वही हुआ। माँ का दर्द देखकर दोनों बेटे फौरन बाहर आ गए, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था और उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। जेना और रूबी ने उस घायल महिला की बहुत सेवा की। वो महिला बच तो गई, लेकिन अपने पति और बेटों को खोकर वह अंदर से मर चुकी थी। इस घटना ने जेना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने भी कभी सोचा था कि ईथन सेना छोड़कर उसके पास वापस आ जाए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि भगोड़ों का अंजाम क्या होता है। लेकिन अगर वह जंग में लड़ता रहा तो भी जान का खतरा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसकी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया था। अगली सुबह जेना और रूबी ने अनाज के गोदाम के पास लगे जाल में एक चोर को फंसा देखा। उस आदमी का हाथ जाल में फंसा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा घुमाया, रूबी सन्न रह गई। वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शराबी बाप था। गुस्से और दुख में उसने अपने बाप को 2 लात मारी और फैसला जेना पर छोड़ दिया, लेकिन नेक दिल जेना ने उसे माफ कर दिया। जेना ने बड़े प्यार से उसके घावों पर पट्टी बांधी। दरअसल उसकी सहेली के शराबी पिता को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया था, लेकिन वो बीच जंग से भाग निकला था। उस शराबी बाप ने अपनी बेटी का दिल बुरी तरह दुखाया था। सहेली अपने पिता को वहां से जाने के लिए कहती है, पर पिता उससे बार बार माफी मांगता है। इस भयानक जंग को देखने के बाद उस शराबी पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसने कभी अपनी बेटी की परवाह नहीं की थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदा रहकर अपनी बेटी के पास रहना ही सबसे जरूरी है, पर वो चाहे जितनी सफाई दे, बेटी ने उसे वहां से भगा ही दिया। पिता के जाते ही उस लड़की की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता चाहे अच्छा हो या बुरा, आखिर वो उसका अपना खून था। इस दुनिया में उसका इकलौता अपना। जेना समझ गई थी कि उसकी सहेली ऊपर से सख्त बन रही है पर अंदर से दुखी है, इसलिए वो उसे समझाने और उसके पिता को माफ करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। तभी एक पड़ोसी औरत जिसने अपना पति और बच्चे खो दिए थे, उसने भी उसे समझाया कि अपनों के साथ बिताए हर पल की कदर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वे कब अचानक आपको छोड़कर चले जाए। अगले दिन सुबह वो भारी मन से जेना के साथ ढेर सारा खाना लेकर अपने पिता से मिलने निकल पड़ती है, जो पहाड़ों में छिपे हुए थे। पर वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। जब वे पिता के ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भगोड़े सिपाही को गोली मार दी गई थी। वो बर्फ में बेजान पड़ा था। उस लाश को देखकर जेना को अपने बॉयफ्रेंड डेविड की फिक्र होने लगी। तभी उसकी सहेली को लाश से कुछ ही दूरी पर जमीन पर गिरे हुए अपने पिता दिखे। वो जख्मी हालत में पड़े थे। उसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और अपने पिता की तरफ दौड़ पड़ी। उस पल बरसों की नफरत एक झटके में खत्म हो गई और सिर्फ प्यार बचा। ये वही प्यार था जो जन्म से ही हमारी रगों में दौड़ता है। खुशकिस्मती से उसके पिता की सांसें अभी चल रही थी। उन दोनों ने फौरन आग जलाई, पिता को गर्माहट दी और घाव पर पट्टी बांधी। फिर वे उन्हें पास की एक पुरानी झोपड़ी में ले गए। तभी जेना ने देखा कि एक आदमी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। उसे लगा कि शायद वो भगोड़ों को पकड़ने वाली टीम का कोई बंदा है। उसने तुरंत अपनी बंदूक तान दी और उसे वापस जाने की चेतावनी दी, पर वो आदमी बिना डरे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। जेना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दाढ़ी बढ़ाए हुए ये बदहाल आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका डेविड है, जिसका वह दिन रात इंतजार कर रही थी। डेविड ने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसमें रखी एक तस्वीर देखी। पिछले 3 सालों में उसने हजारों बार ये तस्वीर देखी थी। किताब फट चुकी थी और तस्वीर का रंग भी फीका पड़ गया था, पर जेना के लिए डेविड का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। जब डेविड यादों में खोया था, तभी उत्तरी फौज ने पीटर्सबर्ग के नीचे एक सुरंग खोद दी थी जहां दुश्मन तैनात थे। उन्होंने वहां ढेर सारा बारूद भर दिया और एक लंबी बत्ती में आग लगा दी। उसी वक्त उत्तरी फौज के सिपाही घात लगाकर हमले का इंतजार कर रहे थे। सुरंग से निकलने वाले धुएं की वजह से बिल में छिपे खरगोश बाहर भागने लगे। उन्हें देखकर दक्षिणी फौज के सिपाही खुश होने लगे और चिल्लाने लगे कि आज तो खरगोश का गोश्त खाने को मिलेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके कितने करीब है। साइलेंस, साइलेंस। डेविड किसी तरह मलबे से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने बंदूक नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका की तस्वीर ढूंढी। इस खौफनाक जंग में वो कई बार मौत के मुंह से बचा था और वो तस्वीर ही उसकी जीने की एकमात्र उम्मीद थी। उसने जैसे ही तस्वीर उठाई, उत्तरी फौज ने तूफान की तरह उनके ठिकाने पर हमला बोल दिया। उत्तरी फौज ने हमला तो किया, पर बारूद ज्यादा होने की वजह से वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया था। सिपाही पानी की तरह उस गहरे गड्ढे में गिरते चले गए और उन्हें एहसास हुआ कि गड्ढा इतना गहरा है कि वे बाहर नहीं निकल सकते। पीछे वाले सिपाहियों को खबर नहीं थी कि आगे क्या हो रहा है और वे भी अंधाधुंध अंदर कूदते रहे। उत्तरी फौज की इस गलती ने दक्षिणी फौज को जीतने का एक मौका दे दिया। उन्होंने फौरन हथियार उठाए और गड्ढे में फंसे सिपाहियों पर गोलियां बरसाने लगे। कई दिनों की प्लानिंग एक खूनी कत्लेआम में बदल गई। उस शोर शराबे और चीख पुकार के बीच डेविड एकदम शांत खड़ा सब देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पर जंग के मैदान में आप तमाशा नहीं देख सकते। जल्द ही डेविड को भी हथियार उठाना पड़ा। उसे याद भी नहीं था कि ये उसकी कौन सी लड़ाई थी। वो जोश से भरा वो जवान लड़का अब जंग से नफरत करने वाला एक थका हुआ सिपाही बन चुका था। अपने दोस्तों को एक एक करके मरते देख वो और भी खामोश रहने लगा था। फिर एक दिन एक साथी की जान बचाते वक्त उसे गोली लग गई और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।